हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग। राइट। सबसे पहले मैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखो यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूँ वाटर। वाटर सुनते ही आपको केमिस्ट्री में पता है इसका फॉर्मूला है H2O। राइट। इस मॉलिक्यूल में आप बता सकते हो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम होंगे एंड 1 ऑक्सीजन एटम होगा। सिंपल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मॉलिक्यूल 3D में दिखता कैसा होगा, मीन्स एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम कैसे रीअरेंज होंगे, आपका आंसर क्या होगा? मे भी पॉसिबल है कि एक हाइड्रोजन एटम हो, फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम हो, फिर ऑक्सीजन एटम हो, ऐसा। या फिर ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन एटम बीच में हो, फिर हाइड्रोजन एटम बगल में हो, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम हो बगल में, ऐसे रीअरेंजमेंट हो सकते हैं। या फिर मान लो कि ऑक्सीजन एटम है, बगल में हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 90 डिग्री पे हाइड्रोजन एटम है। तो एक्चुअली H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा? या फिर कोई भी रैंडम मॉलिक्यूल ले लो, लेट्स से CH4 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक्चुअली मीथेन दिखता कैसा होगा, तो मैं आपको बताऊं, मीथेन अगर बात करें मीथेन की, तो मीथेन CH4 कुछ ऐसा दिखता है। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, मतलब सेंटर पे कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। आप इमेजिन करिए 3D में स्ट्रक्चर, सेंटर पे कार्बन है एंड जितने भी टिप ऑफ पेन है ये सब पे हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे। तो ये जो 3D में अरेंजमेंट है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है CH4 का। राइट। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो ये जो एंगल भी होता है CH4 में, मतलब हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, या फिर ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये एंगल भी आप एग्जैक्टली बता सकते हो। ये एग्जैक्टली होता है 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो 109.5 डिग्री होता है। H2O के स्ट्रक्चर की अगर मैं बारे में बात करूं, तो H2O का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा होता है, ऐसा हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। राइट। और इनके बीच में एंगल 104 या 105 डिग्री होता है। ऐसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये HOH एंगल भी 104 105 के आसपास होता है। आप एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रक्चर बता सकते हो। फिर आपको डाउट आएगा कि आप किसी भी मॉलिक्यूल को देख के, लेट्स से मॉलिक्यूल मैंने ले लिया PCl3 या फिर NH3 या फिर PCl5 SF6, कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो यार, NH4+, इन सारे मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर आपको बताना है एग्जैक्टली कैसे दिखते होंगे 3D में, तो ये आप इस चैप्टर के बाद बता सकते हैं। मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर आप एग्जैक्टली बता सकते हो, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, किस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, आप कंपेयर भी कर सकते हो। मीन्स हम सीखेंगे यहाँ पे बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल में। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बेसिकली मान लो यहाँ पे मैंने बताया ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये जो HOH एंगल है, ये एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो ये सब हम कंपेयर करना सीखेंगे। इनफैक्ट बॉन्ड के ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में लेंथ कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, इस डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये सब हम लोग कंपेयर करेंगे। क्लियर है? फिर बाद में हम लोग इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, कौन सा नहीं है, अनस्टेबल है। सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। राइट। तो ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यार, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कोई भी एटम है, लेट्स से एटम मैंने मान लिया, लेट्स से ऑक्सीजन एटम, राइट। तो ये ऑक्सीजन एटम है, ये फ्री फॉर्म में, अगर आप ऐसे फ्री ऑक्सीजन एटम खोजोगे, कितना भी आप सर्च कर ले नेचर में, ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलने वाला। मीन्स ऑक्सीजन एटम फ्री फॉर्म में जस्ट 1 ऑक्सीजन 1 O कहीं मिलेगा ही नहीं। आपको जब भी ऑक्सीजन एटम मिलेगा या जब भी ऑक्सीजन मिलेगा, तो नेचर में सराउंडिंग में ऑलवेज ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में मिलेगा, या फिर हो सकता है ये ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में मिले, H2O में भी ऑक्सीजन है, या फिर हो सकता है H2SO4
इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है NaOH, यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल आप सबको पता है कि जो एटम होते हैं ये एटम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऑलवेज नेचर में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एटम होते हैं जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये होते हैं नोबल गैसेस। मीन्स आप चाहो तो हीलियम को, बिल्कुल हीलियम आपको मिल सकता है एटॉमिक फॉर्म में, नियॉन मिल सकता है एटॉमिक फॉर्म में, आर्गन मिल सकता है एटॉमिक फॉर्म में, जेनॉन मिल सकता है एटॉमिक फॉर्म में, रेडॉन मिल सकता है एटॉमिक फॉर्म में। तो ऑल इन ऑल इनर्ट गैसेस को छोड़ के कोई भी एटम अगर आप चाहो कि फ्री फॉर्म में या नेचर में मिल जाए तो ये इम्पॉसिबल है, फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट आपका डाउट आएगा यार कि एटम नहीं मिलता है और मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है, ऐसा क्या है जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही ये एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन ओ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है, ये जो ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में है ये अनस्टेबल होता है, ये O2 मॉलिक्यूल ये स्टेबल होता है। तो आप आंसर दे सकते हो कि कोई भी एलिमेंट है मॉलिक्यूल फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वो स्टेबल होता है। एटॉमिक फॉर्म में क्यों नहीं मिलता है, बिकॉज अनस्टेबल होता है। अब आपका नेक्स्ट डाउट आना चाहिए, कोई भी एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल क्यों होता है? बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो चलिए हम अपन यही क्वेश्चन के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म कैसे होता है। क्लियर है? तो चलिए आप एक लाइन चाहो तो लिख लो इसमें, जस्ट हेडिंग दीजिए केमिकल बॉन्डिंग और लिखिए इसमें कि पहले मॉलिक्यूल के बारे में लिख लो एक लाइन। अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ एटम्स। अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ एटम्स। आपको मॉलिक्यूल का डेफिनेशन पता है? अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ एटम्स। जब भी एटम ऐसे कंबाइन होंगे, जैसे HOH, तो ये इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्लियर है? और आपको ये भी पता है कि कोई भी एटम इंडिपेंडेंट स्टेट में या फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट इनर्ट गैस। तो ये लाइन पे लिख लें आप कि नॉर्मली no other element exists as independent atom. Normally no other element exists as independent atom in nature, except inert gases. हो गया? आपको ये भी समझ में आ गया कि एटम के फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अब आपको डाउट आना चाहिए यार कि ये जैसे मान लो H2O है, ये जो आपको H2O मॉलिक्यूल दिख रहा है, HOH मॉलिक्यूल दिख रहा है, यहाँ पे यार H and O and H ये एक साथ है, राइट? तो यार ये तीन एटम एक साथ हैं, इसका मतलब पता है क्या है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में कुछ न कुछ या कोई न कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए जो एक दूसरे को बाइंड करके रखेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में कोई न कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, देयर शुड बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन एटम को एक साथ बाइंड करके रखेगा। इमेजिन करो कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहे फिर क्या होगा? H2O है, इनके बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंटली बाहर जा सकते हैं, फिर ये मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो अगर आपको दिख रहा है कि कहीं H2O है, मीन्स दो हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन एक साथ हैं, इट मीन्स इनके बीच में, इन तीनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो इनको बाइंड करके रख रहा है, राइट? और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिस्ट्री में बोलते हैं, फिर से मैंने क्या बोला, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिस्ट्री में हमने नाम दे दिया बॉन्ड। बॉन्ड मतलब कुछ नहीं यार, जस्ट अट्रैक्शन। जस्ट ये एलिमेंट्स के बीच में है,
इसलिए अपन केमिकल बॉन्ड भी बोलते हैं, बॉन्ड या फिर केमिकल्स के बीच में है तो ये केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल में देखेंगे तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, बहुत सारे एटम होंगे, सारे एटम एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं या फिर एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने जनरल नेम दे दिया केमिकल बॉन्ड। बात समझ में आया क्या? यहां तक सबको क्लियर होगा? अब चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो इसमें, लिखिए कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, there is a force of attraction, there is a force of attraction which, there is a force of attraction which holds the atom, there is a force of attraction which holds the atom together in a molecule, there is a force of attraction which holds the atom together in a molecule, this force of attraction is called, this force of attraction is called chemical bond। हो गया? नेक्स्ट अगर बात किया जाए, यहां तक तो आपको केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको एक चीज डाउट आ रहा होगा कि एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट होते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं और एटम अनस्टेबल होते हैं। और अब मैंने आपको एक ये पॉइंट तो बताया ही होगा कि अगर एनर्जी इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो एटम एंड मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो एटम अनस्टेबल है, मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो अगर स्टेबिलिटी इंक्रीजेज मींस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेज। मींस आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि एटम एंड मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होता है, राइट? तो आप लिख सकते हैं ये पॉइंट कि molecule are more stable than atom, right? molecule are, अच्छा तो नोट में लिख सकते हो कि molecule are more stable than atom। molecule more stable है, इसका मतलब है कि इनका एनर्जी क्या होता होगा, मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होता होगा। आप ये भी लिख सकते हो नोट में कि molecules are more stable than atom due to molecules are more stable than atom due to lower energy, due to lower energy। अब चलिए अपन समझने का ट्राई करते हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों होते हैं, उनका एनर्जी कम कैसे होता है, एग्जैक्ट प्रोसेस देखते हैं। आप इमेजिन करो आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, माने यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, 1H एटम है, यहाँ पे एक और H एटम है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, मान लीजिए यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, राइट? ये हाइड्रोजन एटम है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक और हाइड्रोजन एटम है। देखिए दोनों, वो एटम पास में आ रहा है, क्या होगा, ये हाइड्रोजन एटम मान लो यहीं पे रखा मैंने, वो हाइड्रोजन एटम पास में आ रहा है, राइट? फिर ये और पास में आएगा, जब ये बहुत पास में आ गया फिर ये दोनों क्या मिल जाएंगी, ये मॉलिक्यूल बन जाएंगे। क्लियर है क्या? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब ये पास में आए, मॉलिक्यूल बन गए, तो फिर ये स्टेबल हो जा रहे हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। पहले आपको डाउट समझ में आ रहा है? डाउट ये है, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, जैसे ही ये पास में आ रहा है, पास में आएगा, बहुत पास में आ गया, फिर ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो आपको डाउट आना चाहिए कि बहुत पास में आने पे मॉलिक्यूल बन रहा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये H2 स्टेबल हो जा रहा है? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, पास में आने से मॉलिक्यूल बन रहा है, तो कितना पास में आने से मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा तभी ये जाके मॉलिक्यूल बनेंगे। डाउट समझ में आया पहले? अब चलिए इसका आंसर सोचते हैं। होगा क्या अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूं? तो एनर्जी लेवल डायग्राम में मान लीजिए यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ,
राइट। और चलिए ये मेरा 0 है, ये 0 है एनर्जी, ठीक। इस एक्सिस पे मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, लेट्स से r। एक एटम यहाँ पे है, मान लीजिए 0 एक्सिस डिस्टेंस है, यहाँ पे एक एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। आपको पता है, शायद एक फॉर्मूला पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q1 और Q2 चार्ज है तो होता है K Q1 Q2 अपॉन R होता है, पता है ना। एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी K Q1 Q2 बाई R। अब देख सकते हैं कि अगर एक एटम ओरिजिन पे है, दूसरा एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो अगर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, मान लीजिए अगर दूसरा एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, राइट। लेकिन जैसे ही वो एटम पास में आएगा, इस एक्सिस के पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऑब्जर्व करोगे कि इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पहले डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद, डिस्टेंस के बाद ये फिर से ऐसे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, मीन्स से पहले ऐसे इंक्रीज होगा, फिर ऐसे ही डिक्रीज होगा, सॉरी पहले ये ऐसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, फिर ये ऐसे इंक्रीज होगा। फिर कंफ्यूजन होगा यार कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल है, मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन एटम है, राइट। तो हाइड्रोजन एटम मीन्स इसके पास एक प्रोटॉन होगा और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। दूसरा हाइड्रोजन एटम है, यहां भी एक प्रोटॉन होगा और यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। अब देख सकते हैं कि जब दो हाइड्रोजन एटम पास में आएंगी तो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन में एंड इलेक्ट्रॉन में, नेगेटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड थिंग, यहाँ पे एक और फोर्स होगा, इसका प्रोटॉन रिपल्शन, इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। फर्स्ट एटम का प्रोटॉन एंड सेकेंड एटम का इलेक्ट्रॉन मीन्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एंड इसका प्रोटॉन मीन्स फोर्थ कंडीशन, फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले का प्रोटॉन। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव में आपको पता है अट्रैक्शन होगा, इनसे यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब देख सकते हैं कि दो एटम जब पास में आएंगे तो इनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, मीन्स दोनों ही टाइप के फोर्सेस एक्ट करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट, जब आप पास में आ रहे हो आप देख रहे हो कि एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है स्टेबिलिटी क्या होगा, एनर्जी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो होता है क्या कि स्टार्टिंग फेज में, मतलब अगर आप डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इनको पास में ला रहे हो तो स्टार्टिंग में अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होता है रिपल्शन से, नेट फोर्स अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्शन होता है। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, इसलिए एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा, एनर्जी डिक्रीज होगा। कब तक डिक्रीज होगा, जब तक अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। लेकिन फिर क्या होगा, यहां तक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहां पे जैसे ही एटम आ गया, इसके बाद क्या होता है, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आप दो एटम ला रहे हो, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, एनर्जी डिक्रीज होगा। लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये देखा गया कि रिपल्शन डोमिनेट करने लगता है, ठीक। सर्टेन डिस्टेंस के बाद क्या होता है, वहां पे न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप ये बोल सकते हो प्रैक्टिकली देखा गया कि रिपल्शन डोमिनेट करने लगता है। तो अगर इनके बीच में अगर रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो रिपल्शन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज। पक्का पता है ये, रिपल्शन
increases, stability decreases, energy increases. तो इसलिए होता है कि अगर एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होता है कि रिपल्शन डोमिनेट करेगा, अगर रिपल्शन डोमिनेट करने लगेगा फिर एनर्जी फिर से इंक्रीज होने लगेगा. मीन्स इस रीजन में अगर देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि रिपल्शन इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन, राइट. लेकिन ये जो मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगा, अट्रैक्शन इक्वल्स टू रिपल्शन होगा, राइट. अब देखिए एटम अगर यहां से आ रहा है, एटम पास में आ रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, स्टेबल हो रहा है. इसके बाद फिर से पास में आने का ट्राई करे, अगर फिर से पास में आने का ट्राई करेगा तो फिर रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगेगा. कोई भी सिस्टम स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल तभी होगा जब उसका एनर्जी मिनिमम होगा. तो मिनिमम एनर्जी यहाँ पे है, तो ये बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आएगा, ठीक. तो ये एटम यहाँ पे, ये एटम यहाँ पे है. अब इनके बीच में डिस्टेंस इतना है, इतना जो डिस्टेंस दिख रहा है, इन पे एनर्जी मिनिमम है, मतलब अब ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन कर चुके हैं. तो दोनों एटम इसी फेज में रहेंगे और इन्हीं को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल. क्लियर है. एंड सिंस इनके बीच में नेट अट्रैक्शन है, पहले तो कुछ था ही नहीं, देखते हैं यहां तक एनर्जी डिक्रीज हुआ है, मीन्स नेट अट्रैक्शन है, हम बोलते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया. बॉन्ड फॉर्म हो गया मीन्स कुछ नहीं है, जस्ट इनके बीच में अट्रैक्शन है. और ये जो जब बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट. तो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट पे दोनों एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. इतना क्लियर है. दोनों एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसे बोलेंगे बॉन्ड लेंथ. नेक्स्ट पॉइंट, देखिए दो एटम है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, मीन्स इनका एनर्जी जीरो है. जैसे जैसे पास में आएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट तक है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है. तो अगर कोई एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, कोई सिस्टम है उसका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वो एनर्जी रिलीज करेगा, राइट. तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो यहां से एनर्जी रिलीज होता है. एंड बॉन्ड फॉर्म होने में कितना एनर्जी रिलीज होगा, पहले एनर्जी जीरो था, फाइनली एनर्जी इतना हो गया. तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी रिलीज होगा. तो किसी भी बॉन्ड फॉर्म होने में जितना एनर्जी रिलीज होता है, इस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी. क्लियर है. आपको समझ में आ गया होगा यार कि कोई बॉन्ड फॉर्म करना है तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा, और बॉन्ड फॉर्म करने में जो भी एनर्जी रिलीज होगा इसे बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी. नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सोच के बताना आप. बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस. पहले कोई बॉन्ड नहीं था, बॉन्ड फॉर्म हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ मीन्स दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो याद रखें बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्लियर है इतना. इसलिए आप ये ड्रॉ कर लें, वो सब लिख लें और ये पॉइंट लिखिए आप. लिखिए इसमें कि when two atoms come closer, when two atoms come closer, there will be force of attraction as well as force of repulsion. There will be force of attraction as well as force of repulsion. There will be force of attraction as well as force of repulsion. हो गया. लेकिन स्टार्टिंग में कौन डोमिनेट करेगा, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा. इस रीजन में अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा. लिखिए कि इनिशियली अट्रैक्शन डोमिनेट, initially attraction dominates, but when distance is too small,
but when distance is too small, repulsion dominates. हो गया। आगे लिखिए कि at bond formation point, ये है अपना bond formation point। तो at bond formation point these forces become equal. At bond formation point these forces become equal and bond is formed. At bond formation point these forces become equal and bond is formed. हो गया। आगे लिखिए कि in this case molecule is stabilized by decrease in energy. Molecule is stabilized by, since energy decrease हो रहा है इसलिए molecule stable है। Molecule is stabilized by decrease in energy. So bond formation is exothermic process. Bond formation is exothermic process. Bond breaking means इसका जस्ट रिवर्स, आपको एटम को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन अगर एक्सोथर्मिक है तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक हो जाएगा। लिखिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। हो गया। देखो यार, अब बात करते हैं कि बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। तो स्टार्टिंग से हम पढ़ने वाले हैं कि लेट्स से सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नेम था लेविस। ठीक, तो इन्होंने पहला थियरी दिया अपना, ठीक ना, ऑक्टेट रूल दिया। शायद 10th तक सबने पढ़ा होगा। तो चलिए हेडिंग देते हैं नेक्स्ट, लुईस थियरी, या फिर इसको इन्होंने अपना ऑक्टेट रूल दिया था। लुईस ने क्या देखा कि यार, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया। मान लीजिए कि कोई एटम है, लेट्स से आप नियॉन ले लो, ठीक ना। लुईस ने क्या किया, नियॉन लिया या फिर आर्गन लिया। इन्होंने देखा कि ये जो एटम है ये बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर रहा है, मीन्स ये एटम के फॉर्म में ही स्टेबल है। और बाकी जितने भी नियॉन से पहले फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, सबके सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं। सब कुछ जितने भी हैं सब बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया यार कि देखो, नियॉन के पास अगर आप देखोगे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इन्होंने ये बोला कि किसी एटम के पास अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स वो स्टेबल है। ठीक, अगर जिसके पास भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अनस्टेबल होगा और वो कुछ भी करके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा, राइट। तो इसी को अपन बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा रूल है, एक लाइन लिख लीजिए आप। ऑक्टेट रूल में लिखिए कि, और ये सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के लिए ही वैलिड है, ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे
वायलेशन भी मिले हमें, तो आप लिख सकते हैं कि फॉर स्मॉलर एलिमेंट, फॉर स्मॉलर एलिमेंट, फॉर स्मॉलर एलिमेंट, for smaller elements, atom becomes stable, atom becomes stable when it has, atom becomes stable when it has 8 valence electron, when it has 8 valence electron। ठीक, तो आपके टूल पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल सबको पता होगा यार। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, लिथियम के बगल में बेरिलियम है, बेरिलियम के बगल में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और इसके ऊपर हीलियम है। ठीक, लिथियम के नीचे देखा जाए सोडियम है, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, आर्गन, यही है। अगर आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका 1s1 आएगा, इसका 1s2, 2s1, इसका 1s2, 2s2 आएगा। अगर मैं सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो बोरॉन का 1s2, 2s2, 2p1 आएगा, राइट। यहाँ भी 1s2 तो रहेगा, वैलेंस शेल में 2s2, 2p2 रहेगा, यहाँ पे 2s2, 2p3 रहेगा, यहाँ पे 2s2, 2p4, यहाँ पे क्या आएगा 2s2, 2p5, 2s2, 2p6, यहाँ पे क्या रहेगा 1s2 रहेगा। मतलब चलो मैं 1s2 को हटा देता हूँ, मैं बोल सकता हूँ यार कि यहाँ पे हीलियम कॉमन रहेगा और ये रहेगा, यहाँ पे भी नियॉन कॉमन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 रहेगा, 3s1, 3s2, 3s2, 3p1, यहाँ पे 3s2, 3p2, 3s2, 3p3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2, 3p4, यहाँ पे 3s2, 3p5, यहाँ पे 3s2, 3p6, ऐसे ही है। तो अगर आपको इनको लेविस डॉट सिंबल बनाना है हाइड्रोजन का, आप देखिए हाइड्रोजन लिखिए, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या, तो जस्ट आप 1 डॉट दे दें, H डॉट, ये हो गया लेविस डॉट सिंबल। लिथियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो आप जस्ट लिथियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 डॉट दे दें। बेरिलियम के पास कितने 2, और ये दोनों ही पेयर्ड है, तो आप दोनों को एक साथ डॉट दे दो यार। बोरॉन में 2s2 है, 2 डॉट, फिर 1 एक्स्ट्रा है, 2s2, 2p1, 1 पेयर्ड था, 1 अनपेयर्ड है, ऐसे 3 डॉट दे दो। टोटल कितने हैं 2 + 2, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 डॉट देना है। 4 डॉट में ये वाले पेयर्ड है तो 2 एक साथ, अब तो 2p2, 1 and 1 ऐसे दे सकते हो। नाइट्रोजन 2s2, टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 5 डॉट देना है। 5 डॉट में से ये 2 पेयर्ड है, बाकी 3 अनपेयर्ड है, 2 बाकी 1 1 1। ऑक्सीजन में देखा जाए टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2s2 मीन्स अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 2p4, 1 2 3 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6। यूजुअली आप 6 लिख सकते हो, लेकिन जो पेयर्ड है उनको एक साथ ही लिखते हैं। ठीक, 2s2, 2p5, आप देख सकते हैं इसमें टोटल 7 है, 7 में से 3 पेयर्ड रहेंगे, 1 अनपेयर्ड रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। नियॉन में 8, सारे ही पेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हीलियम का 1s2, दोनों पेयर्ड है, 1 and 2। सेम आप सोडियम का लिख सकते हो यार, बहुत ही सिंपल है, सोडियम लिखो और बस जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट देना है, तो 1 डॉट। मैग्नीशियम में 2, दोनों पेयर्ड है, 2 डॉट देना है, दोनों एक साथ दे दो यार। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड और 1 अनपेयर्ड। सिलिकॉन के पास 2 पेयर्ड एंड यहाँ से 2 अनपेयर्ड। फॉस्फोरस के पास 2 पेयर्ड एंड ये 3 अनपेयर्ड। सल्फर के पास जस्ट ऐसे ही रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड है।
क्लोरीन के पास टोटल 7 है, आर्गन के पास, आई होप बहुत ही सिंपल था यार। अगर आपको ये समझ में आ गया और फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आएगा कितने होते हैं। एक छोटा सा टर्म है वैलेंसी। चलिए वैलेंसी का डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, it is combining capacity of element with hydrogen, it is combining capacity of element with hydrogen H। तो वैसे अगर जनरल में आपको फॉर्मूला बताऊं तो वैलेंसी होता है, वैलेंसी इज आइदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी यूजुअली इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो भी नंबर लोअर होगा ये इसका वैलेंसी होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए कि बेरिलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इन सबका वैलेंसी फाइंड करना है। बेरिलियम के पास कितने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 या फिर 8 माइनस 2 6, तो 2 होगा या 6 होगा, कौन सा नंबर लोअर है, 2 है, इसलिए बेरिलियम का वैलेंसी 2 होगा। कार्बन का वैलेंसी देखें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4 है, 4 या 8 माइनस 4 दोनों ही सेम है, तो आप 4 लिख दो। नाइट्रोजन में देखा जाए तो नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 या 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 5 3 होता है, 3 लोअर नंबर है, मीन्स नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का वैलेंसी, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो अभी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 या फिर 8 माइनस 6 कौन सा लिखें, तो 8 माइनस 6 लोअर नंबर है, तो आपको लिखना चाहिए ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। आई होप इतना क्लियर है। अब चलो बात कर लेते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, जिस एलिमेंट के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 डॉट दिख रहे हैं, वो तो स्टेबल है, राइट, लेकिन जिनके पास 8 नहीं है वो क्या करेंगे, तो इनके पास देखो यार क्या क्या मेथड है, ये आइदर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मीन्स आइदर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो आइदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके ऑक्टेट कंप्लीट करें या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। क्लियर है? तो ये लिख लीजिए इसमें कि टू अचीव एन ऑक्टेट, टू अचीव एन ऑक्टेट to achieve an octet, to achieve an octet, an atom can share, an atom can share और ट्रांसफर, ट्रांसफर मीन्स दोनों ही लूज कर सकता है या फिर गेन भी कर सकता है, ट्रांसफर में दोनों आ गया। एन एटम कैन शेयर और ट्रांसफर, ट्रांसफर मीन्स लूज और गेन, एन एटम कैन शेयर और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, देखेंगे अपन क्या होता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ट्रांसफर मींस कि आइदर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ये दो मेथड है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं कि यार सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा। चलिए हेडिंग दीजिए, अचीविंग ऑक्टेट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अचीविंग ऑक्टेट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कैसे अचीव कर सकते हैं? तो अभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब चलिए मान लीजिए कि लेट्स से आपके पास फर्स्ट कंडीशन कोई मेटल है, ठीक। मेटल जैसे मान लीजिए आपके पास कि लेट्स से सोडियम है, मैं सिंपल सा स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेता हूँ। और सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन एंड 3s1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मीन्स सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसे इलेक्ट्रॉन आइदर लूज करना है या फिर गेन करना है। तो अगर इसे इलेक्ट्रॉन लूज करना, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तब तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन बन जाएगा। मीन्स नियॉन मीन्स 1s2 2s2 2p6, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अगर ये चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, आइदर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो भी नियॉन टाइप हो जाएगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो भी नियॉन 3s2 3p6 मीन्स आर्गन टाइप हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऑफ कोर्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना रिलेटिवली इजी है। तो ये क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बन जाएगा Na++ इलेक्ट्रॉन। Na+ मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन टाइप हो गया, राइट। मीन्स अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, अब रिलेटिवली स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली मान लो कि अगर कोई नॉन मेटल होता, नॉन मेटल मीन्स चलो मान लो मैंने क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है नियॉन और 3s2 3p5 होता है। मीन्स इसके पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या करेगा, इसके पास भी देखो ट्रांसफर में 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर ये 7 के 7 डोनेट कर दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन टाइप हो जाएगा, या फिर 1 ऑप्शन ये है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 3s2 3p6 हो जाएगा। मीन्स ये भी आर्गन टाइप हो जाएगा। तो फिर से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना रिलेटिवली इजी है इसके लिए। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया तो ये बन जाएगा Cl-, और Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, नियॉन तो रहेगा ही, 3s2 3p6 बन जाएगा। मीन्स ये आर्गन टाइप बन गया। तो यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके या कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाएगा। पॉजिटिव आयन को अपन केटायन बोलते हैं। केटायन का यहाँ पे देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है। कोई भी नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाएगा। नेगेटिव आयन को अपन एनायन बोलते हैं। लेकिन होगा कि जैसे ही केटायन बनेगा, जैसे ही एनायन बनेगा, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। सबको पता है प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या, Na+ और Cl-, ये दोनों केटायन और एनायन तो बन गया, लेकिन फिर प्लस एंड माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये दोनों एक साथ पास में आएंगे और ये NaCl कंपाउंड बन जाएगा। फिर से ये NaCl कैसे बना, जस्ट ये केटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, इस अट्रैक्शन के कारण ही ये NaCl बना। और ये जो केटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन है, आपको पता है बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बेसिकली कुछ नहीं है, जस्ट अट्रैक्शन है। तो ये आयंस के बीच में अट्रैक्शन है, आयंस के बीच में बॉन्ड है, तो इस आयंस के बीच में बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। तो कभी भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो मेटल क्या करेगा, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, केटायन और एनायन बनाएगा। फिर केटायन और एनायन बनते ही एक दूसरे से क्या होना होंगे, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे बोलेंगे आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर आयोनिक बॉन्ड। आई होप इतना क्लियर है। तो नोट कर लीजिए। और आयोनिक बॉन्ड को एक और टर्म बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड, ये भी नेम चलता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड, इसमें जस्ट एक लाइन लिख लीजिए आप, ये ड्रॉ कर लिखने के बाद,
लिखिए कि द केटायन एंड एनायन, द केटायन एंड एनायन आर स्टेबिलाइज्ड बाई, the cation and anion are stabilized by, the cation and anion are stabilized by electrostatic force of attraction, are stabilized by electrostatic force of attraction. हो गया. The cation and anion are stabilized by electrostatic force of attraction. लिखिए and the bond formed as a result of, and the bond formed as a result of electrostatic force of attraction, and the bond formed as a result of electrostatic force of attraction is called ionic bond. Is called ionic bond. इसलिए अपन ने देख लिया कि आयोनिक बॉन्ड होता है क्या. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि कौन से फैक्टर पे आयोनिक बॉन्ड डिपेंड करेगा. चलिए हेडिंग दीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. अगर देखा जाए कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, आपको पता होगा कि लेट्स से कोई एटम मेटल है, मेटल पहले एक केटायन बनाएगा, राइट. सेकेंड थिंग कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बनाएगा, एंड फिर क्या होगा, A प्लस और B माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा और ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा. तो बेसिकली ये 3 स्टेप प्रोसेस है, राइट. अब देखो ये तीनों स्टेप बहुत इजीली हो गए, ये तीनों स्टेप फेवरेबल है, तो आयनिक बॉन्ड भी इजीली फॉर्म होगा. जैसे मान लो फर्स्ट स्टेप है, A से A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है. कोई मेटल है, अगर इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, कोई मेटल है इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, तो फिर A प्लस इजीली बनेगा. कोई नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा, तो एनायन भी इजीली बनेगा, राइट. तो अगर A प्लस इजीली बन जाए, B माइनस इजीली बन जाए, तो आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म होगा. तो आप ये बोल सकते हो कि कोई मेटल है, मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. फिर किसी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इट मीन्स वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. मीन्स अगर आपको वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, बहुत कम एनर्जी में डोनेट कर देगा. कोई एटम है, अगर इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा. इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा मीन्स A प्लस इजीली बनेगा. तो फर्स्ट फैक्टर क्या होना चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी. सेकेंड फैक्टर, कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस टर्म को हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डिफाइन किया था. तो अगर कोई एलिमेंट है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, इसका मतलब कोई एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा, तो B माइनस भी इजीली बनेगा. इट मीन्स सेकेंड फैक्टर हो गया, अगर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फिर एनायन इजीली बनेगा. अगर एनायन इजीली बनेगा तो आयोनिक बॉन्ड भी इजीली फॉर्म होगा, राइट. तो चलिए इसमें फर्स्ट फैक्टर लिख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड में फर्स्ट, लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी favors the formation of cation. Low value of ionization energy favors the formation of cation. Second, high value of electron affinity
high value of electron affinity favors the formation of anion. High value of electron affinity favors the formation of anion. थर्ड थिंग, अब A प्लस और B माइनस तो बन गया, राइट? अभी जो A प्लस और B माइनस मिलके ये A B इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, राइट? तो यहाँ भी अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, राइट? तो अपन बोलते हैं कि इस केटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ए बी सॉलिड बन रहा है, इस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यहां से जो भी एनर्जी रिलीज होता है इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी रहेगा आयोनिक बॉन्ड या अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तब थर्ड फैक्टर लिख सकते हैं, जस्ट अभी ये थर्ड फैक्टर सिर्फ ऐसे लिख लो, हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। अभी लैटिस एनर्जी होता क्या है, आप चाहो तो ब्रैकेट में इसका डेफिनेशन लिख लो। लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic solid is formed from its constituent gaseous ion, मतलब कंडीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन होने चाहिए, प्लस गैस होना चाहिए, बी माइनस गैस होना चाहिए, और यहाँ से ए बी सॉलिड फॉर्म होना चाहिए। 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। तो यहाँ से जो भी एनर्जी रिलीज होगा इसे बोलेंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होने से सिस्टम में एनर्जी डिक्रीज होगा। मान लो कोई सिस्टम है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है तो सिस्टम का ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज होगा। एनर्जी डिक्रीज होगा मीन सिस्टम स्टेबल होगा। क्लियर? तो ये 3 फैक्टर्स आप याद रखें। फर्स्ट है लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड थर्ड है हाई लैटिस एनर्जी। क्लियर है? तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।